नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आपसे सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्यूआर स्कैन पत्रम पुष्पम सहयोग करें। हमारे साथ आज फिर से जुड़ रहे हैं हर्ष कुमार जी। स्वागत कर रहा हूं हर्ष कुमार जी का जयपुर डायलॉग्स पर और उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मोदी जी गब्बर सिंह के डायलॉग कब से बोलने लगे कि रोटी खा नहीं तो गोली खा? पहले पहले से बोलते हैं इस तरह के डायलॉग वो। बस ये है अरे कि इस बहुत दिन बार से जो है हमने तो सुने नहीं, 10 साल हो गए। नहीं लेकिन वो आपको गब्बर सिंह वाला फेमस डायलॉग उन्होंने बोल दिया, इसलिए कह रहे हैं। अभी तो अभी तो खून में जो है सिंदूर बहने लगा है, वो धर्मेंद्र वाले डायलॉग बोल रहे थे वो। तो मोदी, लेकिन ये बताओ, ये मोदी जी का जो चरित्र है ना, और जो उनका पब्लिक अपीयरेंस है, मेरा मानना है कि ये जो उस दिन सोमवार को जो उन्होंने स्पीच दी थी ना पिछले सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर को लेके, उसके बाद एक नया मोदी देखने के लिए मिल रहा है ये, और लोग इसे मिस कर रहे थे। मोदी जी का जो ये अंदाज है, ये कभी 2014 से पहले दिखता था इस तरह का, अब बीच में दिखना बंद हो गया था। आप भी शायद कह रहे थे कि 19 से 24 के जो बीच वाला मामला था, उसमें मोदी जी जो है, इनका जो है वो ट्रैक थोड़ा सा बिगड़ गया था। तो वो अब ये, सबके विश्वास में चले गए थे असल में, वो सबका विश्वास। हाँ, वो सबके विश्वास वाली जो बात है ना, उस पर पता नहीं कहां से उन्हें विश्वास हो गया था। हुँ, तो अब वो चीजें सामने आ रही हैं, तो चेंज होना भी चाहिए। और देखिए, फीडबैक नेताओं को मिलता भी है। उन्हें किसी ने कहा होगा कि साहब, आपने जो वो स्पीच दी और वो जो सिंदूर मेरे लहू में घूम रहा है, कि लोगों को पसंद आया। हमारे यहाँ तो फिल्मी डायलॉगों को लेके लोग वैसे ही बड़े क्रेजी रहते हैं। हेडलाइंस बड़ी आसानी से बन जाती हैं कि आप जो बोलेंगे उसी को अखबार में और टीवी चैनल्स पे हेडलाइन बना दिया जाएगा। तो हेडलाइन क्रिएटर तो मोदी जी पहले से रहे थे। आप भूल गए 2G 3G जीजा जी, कितना बढ़िया बढ़िया बोला करते थे मोदी जी उस समय। तो लोग वो यही कह वाले रहे मोदी हैं जी बैक हो गए हैं। कि साहब हमको यही 2002 वाला मोदी चाहिए था। हमने ये हाँ। 2002 वाला मोदी चुना था 2014 में और उसके हम्म। बाद वो पता नहीं कहाँ खो गया, अब वापस हाँ। आया है। जी तो जी। इसीलिए क्या डायलॉग मारा, सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो गोली तो मैं दूँगा ही। बताइए आप, ये पब्लिक से बोल रहे हैं पाकिस्तान की, ये मिलिट्री से नहीं बोल रहे हैं, अरे इनके साहब, नेताओं से नहीं बोल रहे हैं, पिछले पब्लिक से सप्ताह बोल रहे हैं ये। पिछले सप्ताह हम बात नहीं कर रहे थे क्या? हमने कहा था कि कभी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेते थे। आप बताओ, कभी पाकिस्तान शब्द सुना? पाकिस्तान और राहुल गांधी, ये दो शब्द आज तक मोदी जी ने बोले नहीं। बता दो आप। पाकिस्तान का भी अभी लेने लगे उस दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और राहुल गांधी शब्द तो उन्होंने शायद कभी यूज ही नहीं किया। या तो शहज़ादा बोलते थे शहजादे पहले वो। शहजादे बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। हमेशा इसी तरह से रहते हैं वो। तो ये ये अंदाज जो इनका युवा पसंद करते हैं शहज़ादा है। लोग। हाँ, तो अब पसंद आ रहा है लोगों को, तो सेंटिमेंट्स के साथ जनता के चलना पड़ता है। सेंटिमेंट्स के साथ तो आजकल देश देश में क्या, पूरी दुनिया में सब लोग चलने लगे सर। सुप्रीम कोर्ट भी आजकल सेंटिमेंट देखती है कि लोगों के रुझान किस तरफ है, उसी तरफ से चल पड़ती है। है, मेजोरिटी है, किस तरफ है। हमेशा तो ऐसा नहीं होता। देखिए, वो टर्की वाली कंपनी को उन्होंने रिलीफ दे दी। नहीं, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ टेक्निकल मामला, कुछ कागजात का मामला, कुछ ऐसा रहा होगा। जो चीजें हैं, हो सकता नोटिस है। वोटिस नहीं दिया होगा इन्होंने। हाँ, तो उस तरह का मामला होता है, तो उसमें कई बार सरकार से लापरवाही हो जाती है। चीजों को प्रॉपर चैनल के थ्रू करने के बजाय वो ऐसे कर देते हैं। तो तरीके से करना चाहिए ना, काम धंधे बिजनेस का मामला है वो तो। और ये जो आप डेलीगेशन भेजा मोदी जी ने इतने सारे देशों में, वो तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से मास्टर स्ट्रोक ही बन के चारों तरफ फैल गए। और उसके जो देखिए हीरो साहब। हैं, वो मोस्ट हाँ। अनलाइकली हीरो, जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो भी हीरो हो सकते हैं। शशि जो थरूर बिगेस्ट और हीरो हैं, ओवैसी। वो शशि थरूर और ओवैसी हैं। सही बात है। हुँ, लेकिन साहब, एक बात बताऊं मैं आपको, हुँ। 4 PM न्यूज वाले ने तो जो डिबेट करवाई है अपने चैनल पे, अच्छा, उसमें उसने ये भी करवाई? उसमें ये हाँ, उसने अभय दुबे हुए हैं, एक पत्रकार नंबर उनके वामपंथी हैं, आपको पता ही होगा, गंजे से। हाँ, जानता हूँ अच्छी तरह से अभय दुबे। हाँ, तो उनके साथ डिबेट कर रहा था संजय शर्मा। वो तो अब उसका चैनल तो दोबारा शुरू हुआ है हुँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो वो ये कह रहा था उनसे कि साहब, ये जो डेलीगेशन गया है इंडिया का,
ये इसे तो ना वहां का कोई मीडिया छाप रहा, हम्म, ना ये किसी प्रोमिनेंट लोगों से वहां मिल रहे हैं, दो चार दाएं बाएं के लोगों से मिल रहे हैं। इससे बेहतर तो ये होता कि जो बात ये कहने के लिए अमेरिका गए हैं या साउथ अफ्रीका गए हैं या कुवैत गए हैं, उससे बेहतर होता था कि जूम के थ्रू वो बोल देते अपना यहीं से बैठ के। ये बात कहने के लिए वहां व्यक्तिगत रूप से जाने की क्या आवश्यकता थी? लोग तो ये भी कह रहे हैं साहब, हम और आप तो कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। संजय शर्मा के बारे में तो मैं क्या कहूँ। अब जब आप वहाँ जाते हैं तो आप कैसे लोगों से मिलते हैं, किस तरह के लोगों से आप वहाँ बात करते हैं, पीछे क्या बात आती है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जो शशि थरूर जैसे गए और शशि थरूर ने जो न्यूयॉर्क में जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहाँ पे मीटिंग की, तो वहाँ पर किनको बुलाया, उसमें कई सारे जो उनके, देखिए यूएस में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो उनके कांग्रेस के जो मेंबर्स होते हैं, उनके सेनेट के मेंबर्स होते हैं, उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स होते हैं। वो उनसे वन ऑन वन मीटिंग करते हैं, उनको वहाँ पर जो बात हुई उसमें वो मेंबर्स भी बुलाए जाते हैं। तो इनसे सबसे जो बात होती है वो फिर वो जो वहाँ के जो प्राइवेट नेटवर्किंग है उसमें फैलती है। ये संजय शर्मा को क्या पता है? हाँ, संजय और शर्मा ये उससे मूर्ख से कोई ये पूछे कि तूने लखनऊ से बाहर के कभी अखबार कोई पढ़ा या नहीं, उसे कहां से पता लग गया कि अखबार नहीं छाप रहे समाजवादी वहां पे? पार्टी का एक नंबर का चमचा है वो, समाजवादी पार्टी की तरह ही उसकी बातचीत है, समाजवादी पार्टी की तरह ही उसका व्यवहार है। तो वो तो यही कहेगा, और उसके उसके पास और अधिक कहने को है क्या? हम्म अच्छा, इनको तो केवल क्रिटिसाइज करना है। राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या अलग कह रहे हैं? सही। वो तो राहुल गांधी की बात माने बिना पर्ची तो एक ही जगह से चलती है ना सबकी सर, पर्ची एक ही अब जगह से राहुल चलती है। गांधी जो है, उनको एक बार भी नहीं कहा कि आप भी आ जाइए डेलीगेशन में। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में। खड़गे साहब को भी नहीं कहा, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में। दोनों लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तो बुलाया नहीं, क्योंकि उनको इस लायक नहीं। सही बात तो ये। और जिनको लायक समझा गया उनको राहुल गांधी लायक नहीं समझते। हाँ, और जिनको राहुल गांधी चाहते थे उन्हें इन्होंने नहीं भेजा। उन्होंने नहीं भेजा। गौरव गोगोई को। पाकिस्तान के जो एनजीओ में काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों को कैसे भेज दें बताओ? इन पे भरोसा था, ये जाके वहां उल्टा सीधा कुछ कहने लगते। ये वहां जाके कहने लगते कि हमारे राफेल कितने में गिराए, बताओ। इनका कोई भरोसा है? तो जिनको देश से ही नहीं प्यार है, वो देश को ही बेच सकते हैं अपने शुद्ध स्वार्थों के लिए। इससे तो ओवैसी को देख लीजिए आप, ओवैसी तो हीरो बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो आज कल उसकी कुवैत में बहुत जो शानदार बोले। वो कुवैत की जो स्पीच है, वो तो चारों तरफ छाई हुई है, कुवैत वाली स्पीच। वो स्टूपिड जोकर्स, पाकिस्तानियों को हाँ, बोल दिया स्टूपिड जोकर्स। किरण रिजिजू वगैरह ने उसे रीट्वीट कर दिया, और लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो साहब ने रीट्वीट कर रखा और बड़ा तारीफ लिख रखी है अरे उसकी मैंने कि रिट्वीट कर दिया, सोचो आप। अरे साहब, आपने कर दिया तो फिर सबने कर दिया। तो ये कहानी की है साहब, ये क्या करा जाए? ये लोग तो इसी तरह की बातें करेंगे। और शशि थरूर ने तो ट्रंप की ऐसी तैसी कर दी। ट्रंप का तो कई बार मजाक बना दिया उन्होंने। ट्रंप का ऐसा मजाक बनाया शशि थरूर ने, जो कि सही पूछिए तो भारत सरकार का कोई मंत्री या भारत सरकार का कोई अधिकारी वो ये नहीं कह सकता था। हाँ, सही बात है। लेकिन शशि थरूर ऑपोजिशन में थे चूंकि, इसलिए उनको हम्म ये लिबर्टी थी और उन्होंने कह दिया जम के। हाँ, और ये यहाँ पे पता लगता है सही मायनों में कि सर्वदलीय जो डेलीगेशन है उसका भेजने का मतलब क्या है। निशिकांत दुबे ये बात कहता तो फिर वो सीधे होती कि भाई सरकार कह रही है ये बात, तो सत्ताधारी पार्टी बोल रही है। लेकिन बिल्कुल। शशि थरूर ने तो साफ तौर पे, शशि थरूर स्मार्ट भी है, उन्होंने जब बात शुरू की तो शशि थरूर ने यही कहा कि मैं तो सरकार के खिलाफ काम करता हूं, मैं सरकार के लिए काम करता ही नहीं हूं। अपने देश में तो मैं सरकार के खिलाफ काम करता हूं। यहां से शुरुआत की थी कि मैं अपोजिशन में हूँ, मैं सरकार के खिलाफ ही बोलता हूँ। लेकिन इस मुद्दे पे हमारा ये कहना है, और के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या है। वो ये बात तो शशि थरूर यहाँ इंडिया में भी कह के गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ा एक धक्का मुझे लगता है ना सर, जो डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला हुआ है, उसमें एप्पल वाले ने बड़ा जबरदस्त तमाचा लगाया है डोनाल्ड ट्रंप को। हाँ बिल्कुल, साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया। बताओ, यहाँ अंबानी से या अडानी से कहे मोदी तो मजाल है किसी की कि साहब मोदी की बात ना माने।
लेकिन टिम कुक ने साफ मना कर दिया कि साहब नहीं, हम तो बनाते रहेंगे। नहीं, और लेकिन बल्कि इसमें अब एक अंतर भी है ना, मोदी इस तरह की इम्प्रैक्टिकल बात कहेगा ही नहीं ना। हाँ, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। भाई मूर्खतापूर्ण बात है कि साहब आप अपना सारा का सारा प्रोडक्शन यहाँ शिफ्ट कर दो, ऐसे शिफ्ट हो जाता है क्या? आपने क्या बटन है क्या बिजली का, कि हाँ, आपने स्विच दबाया और बिजली आ गई? ऐसे थोड़ी तो होता है। 2017 से सालों चल रहा है, 8 साल में हो, सालों 8 साल। कोई अभी मैं देख रहा था स्टडी कि अगर 10% प्रोडक्शन शिफ्ट करना हो, 10% यूएस में चाइना हम्म, से, तो हम्म, उसके लिए कम से कम 3 साल और पूरा होने में उसको 10 साल लगेंगे। हाँ, जो काम पिछले 30-40 साल में किया गया कि 40 साल में सारा का सारा प्रोडक्शन आप लोगों ने चाइना शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि चाइना में आप लोग जो थे वो अपना डॉलर की प्राइस के साथ खेल रहे थे कि साहब ठीक है, हमारा तो डॉलर, हम अपना इसको स्ट्रांग रखेंगे और इंपोर्ट करेंगे। अरे हम्म, कहीं भी जब एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है, आप याद करो, चाहे अभी जो पाकिस्तान का पैकेज चल रहा है उसको देख लो, या एक बार जब भारत का हुआ था तब देख लो, कि सबसे पहला काम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट बढ़ाओ, उसके लिए आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करो। हम्म, यानी करेंसी को डीवैल्यू करोगे तभी आप एक्सपोर्ट में कंपिटिटिव होगे। अब आप करेंसी तो आप रखे हुए हो सबसे स्ट्रांग, कह रहे हो कि हम एक्सपोर्ट में हम ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, ऐसे कैसे हाँ, होगा? हम्म। और ये जो है ना, जब से ये हुआ ना मामला, पहले तो क्या था कि 2017 में तो जब एप्पल ने यहाँ शुरू किया था, तो वो उससे किया था, वो जो SE आया था सस्ते वाला फोन। और हम्म। इस बार जो अब हुआ है पिछले साल में, वो जो 16 प्रो मैक्स आया, सबसे प्रीमियम फोन है जो टॉप वाला, वो जब से बनाया ना तो खेल ही बदल गया। मैं तो भी एक स्टडी अभी अभी पढ़ी, उसमें बताया कि एक साल में ही बिजनेस इंडिया में जो प्रोडक्शन है 60% बढ़ गया एप्पल का, 60%। और वर्ल्ड में जो आईफोन बन रहा है उसका 20% इस समय इंडिया में बढ़ रहा है, और अगले साल तक 26-28% हो जाएगा। अब आप समझ लो। और एक वो रिसर्च आ गई कि साहब अगर उसने 25% लगा भी दिया ना इस पे, एप्पल पे, तो उसके बावजूद भी वो जो एप्पल है, इंडिया वाला एप्पल फिर भी वहां सस्ता पड़ेगा अमेरिका में। चाहे बढ़ा दो आप 25%, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये है। तो पाकिस्तान ने बैठे बैठे मोदी जी को एक ऐसा कार्यक्रम दे दिया कि अब तो वो रोके ना रोकेंगे अगले 3 साल तो। लेकिन सर ये बताओ ना, ऑपरेशन सिंदूर का अब अगला वो पड़ाव क्या लग रहा है आपको? आप तो जियो पॉलिटिक्स पे खूब वो अगला करते हैं। पड़ाव तो बहुत अच्छा है ना, अब तो ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। पाकिस्तान को सीधे सीधे कह दिया कि बेटा औकात हो तो दोबारा करके बता, हम्म, हम वैसे ही मारेंगे। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि यार हमारी एयर डिफेंस तो खत्म हो गई, एयर डिफेंस है नहीं अब हमारे पास, 3-4 उसको साल तक रीबिल्ड कुछ नहीं हो करने में सकता। अगर बहुत तेजी से काम करेगा तो भी साल भर लग जाएगा। तो हम्म, साल भर तक तो वो उसकी ये स्थिति है कि भारत जब चाहे तब थपेड़ा मार दे, उसके पास कुछ नहीं करने को, उसके जहाज नहीं उड़ सकते। जैसे 10 तारीख को हुआ था, 10 तारीख को उसके जहाज उसने सारे के सारे पार्क कर दिए थे कि भैया उड़ना मत, उड़ते ही जो है वो ठोक देंगे उधर से, S-400 चलेगा, कोई भी जहाज उड़ेगा उसको ठोक देगा। तो सारे के सारे जहाज ग्राउंड कर दिए। वही स्थिति आज भी है, रनवे भले रिपेयर कर लिए हों, लेकिन एयर डिफेंस ज़ीरो है। और ये एयर डिफेंस ज़ीरो रहेगी, क्योंकि जितने भी बड़े सिस्टम्स थे सब डिस्ट्रॉय कर दिए। चाइनीज़ सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिए, अमेरिकन रेडार थे 3-4 वो पूरा बना हुआ था वो डिस्ट्रॉय कर दिए। पूरा जो इनके जो है आपकी एयर डिफेंस लाहौर की, रावलपिंडी की, कराची की, तो सब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एयर डिफेंस को वापस बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। और आप देखिए कि इसमें चिढ़न कितनी है। वो इंडिगो वाला उतरना चाह रहा था वहां लाहौर में, उसे उतरने नहीं दिया। 300-400 आदमी जो है उसमें बैठे थे, वो उनकी जान को जोखिम डाल दी। नहीं, वो तो उतरने नहीं देता, आपको बंद कर रखी है। आप या तो इमरजेंसी डिक्लेयर करते तब उतरने देता, आपने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। अगर आप ऐसी स्थिति में यही होता है, जब आप इमरजेंसी डिक्लेयर करते हो तभी फिर वो अलाउ करते हैं, वैसे नहीं करते। तो उस प्लेन ने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की, उसकी भी लेकिन गलती है, डैमेज इसीलिए उनको जो डैमेज है तो वो ग्राउंड किया गया। डैमेज तो अगर बहुत आपको हुआ इतना उसमें। खराब लग रही थी स्थिति तो आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए थी। नहीं, डैमेज तो उसमें काफी हुआ है उसमें तो। डैमेज हुआ ना, तो वो हाँ। उन्होंने यही डिसाइड किया कि भाई हम निकाल लेंगे इसको, तो वो उनसे अंडर एस्टिमेट हुआ। हम्म। तो ये तो उसमें ह्यूमन आपको एरर तो पता है नहीं है, ही है। उसमें सागरिका घोष फंसी हुई थी उसमें।
हाँ, ये बाद में जानकर मुझे जो है वो बहुत दुःख हुआ। हाँ, लेकिन अब अकेले सागरिका के लिए जो है वो 200 लोग और चले जाते, वो अच्छा नहीं होता। हाँ। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने तो कह दिया कि वो जो है पीओके को क्या करना है लेके, एलओसी से उधर का इलाका दे दो ना। कल ये कहा है तो पाकिस्तान को देने के ओहो! लिए। राजदीप को मैं कहता हूँ कि तूने खतरा करा रखा है। तू यहाँ कर क्या रहा है यार? चला जा पाकिस्तान। नहीं, आप लोग गलत करते हो। उसने कहा कि और वो जो है वो साथ में बोनस में तू हाइजीन वो की वजह सागरिका से को भी ले खतना जा। करा रख आप लोग गलत ले जाते हो। वो हाइजीन की वजह से खतना करा रखा है, आप गलत दिशा में उनके पेरेंट्स ने जो हाइजीन का जो मामला है उसकी वजह से खतना कराया था लिखा राजदीप था का। आप ना लोग कि उसे गलत सेंस में माय ले रहे हो। रैशनल पेरेंट्स, रैशनल। उसे तो बहुत लोगों ने ट्वीट किया कि यार क्या बकवास कर रहे हो। मेजर जनरल ढिल्लो साहब ने कल कर रखा था उसको कि यार क्या स्टूपिड लॉजिक दे रहे हो आप, कि एलओसी है जो उससे आगे का दे दो, झंझट खत्म करो। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि नेशनल टीवी पे बैठ के आप लोग ऐसी बात कैसे कर लेते हो। आपको पता नहीं कि सेंटिमेंट्स क्या हैं, हमारे देश की सरकार की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारी कश्मीर को लेके हमारी लाइन क्या है, हम किस लाइन, हमें किस लाइन पे चलना है। आप अपने आप फॉलो ही नहीं, आप समझते ही नहीं हो कुछ देश के भाव को, भावनाओं को। और उसके बावजूद भी आप एक प्रीमियम टीवी चैनल पे आप बैठे हुए हो। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये 60 साल का हो गया राजीव सरदेसाई, इस ये क्यों नहीं रिटायर हुआ। 58 साल की निधि कुलपति रिटायर होगी और छा गई सोशल मीडिया में। ये कैसे चल रहा है 60 साल का। इंडिया टुडे वाले कैसे खींच रहे हैं इसे। सांसद पति है साहब, ऐसे थोड़ी है। नहीं, मैंने तो इंडिया टुडे में एक दो लोगों को जो है इस बारे में मैसेज भी करा। मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ, आपकी पॉलिसी क्या है मीडिया इंडस्ट्री में। सर बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हालांकि 58 साल जो है बहुत जल्दी होता है। अब तो टीचर्स की भी 60-62 साल तक उम्र होगी सभी जगह। आप 58 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हो। निधि कुलपति को तो देख के लगता भी नहीं, 58 की है। ये 60 साल का है, बिल्कुल दिमाग इसका सठिया गया है और उल्टी सादी सीधी ये बातें करता है। इसे कैसे ढो रहे हैं वो अपने चैनल पे, अपने चैनल को दागदार कर रहे हैं काम करा के इससे। आप तो इसको बुलाओ और उसको ट्रेनिंग दो यूट्यूब चैनल चलाने की। यूट्यूब चैनल तो वो 1.5-2 साल से कोशिश कर रहा है, उसके सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते। उसके 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर कुल है। देखना भाई राजदीप सरदेसाई के सब्सक्राइबर कितने हैं जरा। और वीडियो बनाता है, उसका कोई भी वीडियो मुझे नहीं पता, शायद कोई 1 लाख चला होगा कि नहीं, 10-20 हजार पे चल के ठप हो जाता है। राजदीप सरदेसाई को सुनता कौन है सर, वो रवीश कुमार थोड़ी ही है। अभी तो रवीश कुमार के भी चैनल डाउन ही चल रही है। ना, वो तो सभी का स्थिति, इन लोगों की सबकी ऐसी ही चल रही है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा ऐसा था, इसमें कुछ भी बोलो, जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें सब निगेटिव ही जा रहा है आपके खिलाफ। और इन्हें आदत है बोलने की उल्टा सीधा, तो कुछ भी बोलेंगे। दो देखो लाख ये तो सत्रह हजार सब्सक्राइबर हैं राजदीप सरदेसाई के, और तो मेरे ख्याल में 6 या 7 साल हो गए इसका चैनल बने हुए। तो क्या करेगा आजकल वो। तो आजकल तो मेरी चैनल की जो व्यूज हैं वो रवीश कुमार की चैनल से ज्यादा चल रही हैं। नहीं, आपके तो चल ही रहे हो निश्चित रूप से। तो इसलिए रवीश कुमार को सोचना चाहिए भाई कि रवीश कुमार कम से कम कुछ तो बोल देश के हित में, नहीं, रवीश कुछ तो कुमार ने बोलना चाहिए। तुर्की पे बोला। उसने कहा कि तुर्की पे बैन लगाने से क्या होगा, एर्दोगन को जो है क्यों, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे लोग। उसका तो ये कहना है। नहीं, उसको तो कुछ इसी तरह की ही बात करनी है। वो तो कह रहा है ना कि साहब कि वो यही तो कह रहा है कि साहब कि ये डेलीगेशन भेजने से क्या होगा, मुझको भेज देते। और बाकी जो है वैसे भी लगता है कि इन लोगों के भी कुछ दिनमान ठीक नहीं चल रहे। एएनआई वाले ही ध्रुव राठी के पीछे पड़ गए, बताइए। एएनआई वाले मामले में एक चीज बड़ी गलत है सर। एएनआई की क्लिप्स तो हमने भी दिखाई है कई बार। एएनआई वाले में दिक्कत ये है कि एएनआई जिस पे कॉपीराइट भेज रहा है ना उस वीडियो पे, भाई उसे यही तो कह सकता है कि आप इसे डिलीट करो, हटाओ, है ना। वो ये कह रहा है कि हम डिलीट नहीं करेंगे, हम तो तुम्हें 3 स्ट्राइक दे देंगे, तुम्हारा चैनल बंद करा देंगे, नहीं तो हमें पैसा दो। ये सर एक तरह की ब्लैकमेलिंग है, ये बिल्कुल गलत है। आप वीडियो आपने उसे भेजा, उसने डिलीट कर दिया, खत्म हुआ किस्सा। उस वीडियो का रेवेन्यू ले लो आप, जिसमें आपकी क्लिप दिखाई हुई है। वो कह रहा है कि 45 लाख रुपए दो, 50 लाख रुपए देगा, कौन कौन यूट्यूबर देगा सर। नहीं नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा देखा नहीं मैंने क्या किया। ये तो
जो स्ट्राइक का जो कॉपीराइट पे जो स्ट्राइक है वो तो यूट्यूब देता है, ये कोई डायरेक्ट थोड़ी दे सकते हैं। नहीं नहीं, उसमें होता है सर, अगर उसमें क्या होता है, यूट्यूब आपको एक मैसेज देता है कि जो आपका कंटेंट है उससे सेम मिल, ये एआई के थ्रू हो गया है पॉसिबल, कि जो आपसे मिलता जुलता कंटेंट है ना, उस मिलते जुलते कंटेंट के बारे में वो आपको बताता है। जैसे मैंने कोई वीडियो बनाई थी, मैंने वो चित्रा सरवारा, क्या नाम है वो, जो चुनाव लड़ी थी वहां से, हरियाणा से, उनकी बेटी नेता की, उसके लाइफ पे मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत बढ़िया। उसने अपने बेटे को किडनी दी थी अपनी, तो उसने अपने चैनल पे उसे हुबहू डाल दिया। तो YouTube जो है उसने मुझे मैसेज भेजा कि आपका जो कंटेंट है हुबहू इस चैनल पे यूज किया गया है, आप कोई एक्शन लेना चाहेंगे, तब आप उस पर स्ट्राइक देते कि भाई मैं हाँ कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा या मैं रेवेन्यू मांगूंगा। उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, 3 या 4 ऑप्शन। तो इस तरीके से ANI ने आजकल ये काम शुरू किया हुआ है। और अभी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनके 4 मिलियन 5 मिलियन बड़े बड़े ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पता है कि इन लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया है, तो वो उन लोगों पे कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है, उनसे ये नहीं फोर्स नहीं, कर तो रहे हैं कि ये कैसे कह सकते हैं कि आप हमको सब्सक्राइब करो? आप हाँ, आप उन्हें ये कह रहे हैं कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो हमारा। ये तो ब्लैकमेलिंग है एक तरह की सर, यही तो गलत बात है ना। ये तो गलत है, हाँ, ये तो बिल्कुल गलत जबरदस्ती आप पैकेज बेच रहे हो उन्हें। और एक एक चैनल बनाने में आदमी ने, किसी ने 5 6 साल 7 साल लगाए हैं, आप उसे कैसे ऐसे बंद करा दोगे? इसमें तो यूट्यूब को सोचना चाहिए कि क्या करना है। है। वैसे आपका हमारे लालू यादव परिवार में जो घमासान चल रहा है उसके बारे में क्या विचार है? लालू यादव में तो लालू यादव आज तो खुश है, आज तो मिठाइयां बट रही है, तेजस्वी को बेटा हुआ है। हम्म तो कहना अभिषेक तिवारी का कि उसकी जो क्रिश्चियन बीवी है, हम्म ईसाई है उसकी बीवी, तो अभी भी ईसाई है? अब पता नहीं सर, हमें नहीं पता, यादव वादव लगाने लगी हो नाम से, हमें तो पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता था, मुझे तो अभिषेक तिवारी ने बताया कि वो क्रिश्चियन है, मैं नहीं जानता था इस बारे में। बिहार के मामले में ज्यादा जानकारी में रखता नहीं हूँ इतनी। लेकिन लालू के परिवार में जो हुआ, देखिए साहब, मैं तो तेज प्रताप यादव की तरफ हूँ, ठोक बजा के। तेज तो भाई प्रताप यादव तीन ने तीन शादी प्यार कर किया रहा है तो और आप डरना उसके क्या? तरफ हो? नहीं नहीं, तेज प्रताप यादव के हम बिल्कुल फेवर में हैं साहब। उसने क्या गलत किया? आप जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी, जहां वो करना चाह रहा था वहां कराई नहीं। और अब वो बेचारा करना चाह रहा है तो उसे आप परिवार से निकाल रहे हो, पार्टी से निकाल रहे हो, तो ये गलत है। उसमें ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया तेज प्रताप यादव ने जिसे आप कह सकें कि भाई वो गलत है। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पार्टी को भी उनकी नुकसान होने वाला था। क्या फर्क पड़ता? अगर वो किसी लड़की से दूसरी शादी करना ही चाह रहा है तो क्या दिक्कत है, कर ले वो, और क्या पता कर भी ली हो। तो उसे तो बढ़िया ये होता कि लालू जी उसे बहू को घर ले आते दूसरी, और ठीक तरीके से अपना सब चलाते। अब पता लगा कल को वो मिल गया उससे जाके प्रशांत किशोर से, या पार्टी वार्टी बना ली। जैसे वो कौन सी सीट थी, एक सीट तो हरवा दी एक सीट तो अरे हरवा साहब, दी थी वो अब तेज खाली प्रताप जो ने। है वो अनुष्का यादव और उसकी जो क्या नाम है ऐश्वर्या राय, उनका मैटर नहीं है, बीच में निशु सिन्हा भी आ गई है। हाँ, वो भी एक प्रकरण चल रहा है। ये तो पूरा बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है साहब। ये तो पता नहीं कि वो अनुष्का यादव का जो भाई था वो काम करता था इनके स्टूडेंट्स विंग के लिए, तेजस्वी यादव उससे नाराज था, पता नहीं क्या क्या कहानियां निकल के आ गई सर। वो तो बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, उसमें समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि लालू प्रसाद यादव का सबसे टैलेंटेड लड़का तेज प्रताप यादव, हम्म, जो कोई भी घटना होने होती है जिसका सपना उसे पहले आ जाता है, ऐसे लड़के हम्म, को प्रसाद यादव परिवार से निकाल रहे हैं। और तेजस्वी यादव, जिसे उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, पार्टी की कमान सौंप रहे हैं, जिसे ये नहीं पता कि कल सुबह नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं और डिप्टी सीएम बना हुआ घूम रहा है, उसे अपना उत्तराधिकारी बना रहे हो। इनके तो परिवार में मुझे लगता है कि 2 फाड़ हो गई हैं। ये मीसा भारती और ये सब एक तरफ हो गए और दूसरा ग्रुप एक अलग चल रहा है इनके परिवार। यही सुन कहानी रहे हैं तो हम यहां कि तक मीसा पहुंची। भारती और तेजस्वी यादव में लड़ाई चल रही है। हाँ, आपस में लड़ाई चल रही है। ये खटपट चल रही है कि साहब हर चीज में आप तेजस्वी को बढ़ाए जा रहे हो। भाई वो 2 बार की राज्यसभा सांसद है और इस बार लोकसभा का चुनाव जीत के आई है अपने दम पे, बढ़िया। हम्म तो मीसा भारती भी अपना राइट मांगेगी। लालू की एक खुशकिस्मती है कि लालू को दामाद बढ़िया मिले। बेटे तो उसके ऐसे ही हैं दोनों, लेकिन लालू के दामाद बहुत सही हैं। वो बिहाइंड द सीन पीछे रहते हैं और पीछे रह के अपना सारा काम करते हैं। तो ये मीसा भारती का पति क्या करता है? पता नहीं, ये मुझे तो पता लगा कुछ आईटी सेल वगैरह में इनका काम देखते थे।
आरजेडी का जो आईटी सेल है उसमें कुछ इंचार्ज वगैरह थे ये। देखते तो यही काम है, काम क्या करेंगे, और सब पार्टी का ही काम कर रहे हैं इनके यहाँ तो। एक और आज कैंडिडेट बढ़ गया, बेटा हो गया है, तो तेजस्वी का भी वारिस पैदा हो गया। ये तो तेजस्वी की वाइफ का नाम बदल गया साहब, वो रैशल हुआ करती थी, अब वो राजश्री हो गई है, और राजश्री हाँ यादव लिखती राजश्री, है। हाँ नहीं मैंने तो राजश्री सुना था, रशेल का मुझे पता नहीं था, मैंने तो राजश्री ही सुना पहले था थी वो उसका नाम। रैशल गुडिनो उसका नाम था, हाँ 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 हाँ। तो रैशल से राजश्री हो गई है, राजश्री हाँ यादव है हाँ। वो। एक एक और रिसर्च और कराई सर, गौरव गोगोई की पत्नी का भी नाम बदला है क्या? गौरव गोगोई को तो अध्यक्ष बना दिया राहुल गांधी ने। देखिए राहुल गांधी की एक खास बात है, मोदी और मोदी के खास लोगों को, गाली देने वाले लोगों को खूब प्रमोट करता है। वो हेमंत बिस्वा हाँ शर्मा के साथ भिड़ा हुआ है, उसे कहा कि बेटा जाओ तुम ही, अब टिकट तुम बांटो, इस बार खूब जम के चुनाव आ ही रहे हैं वहां पे असम में। नहीं, उसका दूसरा कारण है। हम्म। राहुल गांधी क्या है कि राहुल गांधी जो है वो गौरव गोगोई को जानते हैं कि भाई गौरव गोगोई की वाइफ का पाकिस्तान से रिश्ता है, तो वहाँ के मुसलमानों को ये बात बहुत पसंद आएगी। हाँ उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम जो है हमारा जो पाकिस्तान से रिश्ता है, यानी कि राहुल गांधी का स्वयं का जो पाकिस्तान से रिश्ता है, उसको भुनाएंगे, और अगर हाँ पाकिस्तान से रिश्ता होने से हमें वोट मिल जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और प्रचार राहुल गांधी करवा का ये देंगे कहना उससे, है कि यदि हमें प्रचार भारत करवा को देंगे। बेचना पड़े, जैसे हमारे परनाना जी ने बेचा था, उस तरह से बेचना भी पड़े और उससे हमें सत्ता मिल जाए, तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है। आखिरकार नेहरू जी ने यही तो किया था। बिल्कुल सही बात है। तो वो प्रचार प्रचार भी करा देंगे शायद, गौरव गोगोई अपनी पत्नी से मुस्लिम इलाकों में घुमा देंगे वहां पे। अरे ये हुआ था ना, आप ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको, सचिन पायलट की जो वाइफ थी, अब तो डिवोर्स अब हो गया, अब्दुल्ला की बेटी। अब्दुल्ला की तो वो अलग रहती थी, हम्म लेकिन जब ये चुनाव लड़ते थे तो वो जाती थी प्रचार करने, ये तो और उसके चलता है प्रचार इनमें। करने से मुसलमानों को वोट मिल जाते थे कि हाँ जमाई शाह है, जमाई शाह है। अरे भाई जमाई शाह जो है, जमाई शाह ने तुम्हारे मुसलमान लड़की को अपने घर पे रखा हुआ है और कन्वर्ट भी नहीं हुए हैं, उसके बाद भी जमाई शाह कर रहे हो तुम लोग। ये तो बहुत इनका बड़ी तो झगड़ा बेइज्जती मुझे है। लगता है 10 साल चला होगा, सचिन का और उनका तो, हाँ, है ना, 10 साल ना काफी चला लंबा हो। चला, काफी लंबा चला। हम्म। अब जाके वो डिवोर्स इनका मुकम्मल हुआ, लेकिन सचिन ने उसका पूरा पॉलिटिकल फायदा उठाया, पूरा पॉलिटिकल फायदा उठाया। अच्छा, तो मुसलमानों पे इसका इंप्रेशन रहता था कि भाई ये अब्दुल्ला का दामाद है। बिल्कुल। हाँ, और अब्दुल्ला साहब तो कहते हैं मैं तो जयपुर में पढ़ा हूँ, डॉक्टरी की है वहां से, इधर हाँ भाई, हमारे राजस्थान से कनेक्शन सवाई था। मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रोडक्ट है वो, हम्म। गाते वाते बड़ा अच्छा है। हाँ वो तो गजले वजले गाते रहते हैं। महफिलों की जान है वो। और और इनकी तो कहानी एक ही है, उसका भी तो तलाक हो रखा है, उसकी बीवी लड़ती रहती है उमर अब्दुल्ला की, उसने तो केस कर रखा कि मुझे पैसा नहीं देता ये बच्चों के लिए। हाँ, वो क्या नाम है उसका, पायल क्या है? हाँ पता नहीं, कुछ ऐसा ही नाम है, नाम मुझे याद नहीं आ पायल रहा। रोहतगी है शायद नाम उसका। नहीं नहीं, पायल रोहतगी नहीं, पायल रोहतगी तो संग्राम सिंह, वो उसकी वाइफ है पहलवान की। कुछ हाँ ऐसा ही है, पारुल या पायल, कुछ इस तरह का ही नाम है शायद। हम्म। खैर ये तो साहब, ये तो बड़े लोग हैं, ये तो हाँ इनके जब इनमें चाहते हैं कॉमन है तब ये सब चीजें। बीवियां बदल लेते हैं, इनकी तो क्या। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी को क्या हुआ है, उनका भी तो विश्लेषण कर चलिए। हाँ बताइए क्या करना है, राहुल गांधी जी का क्या विश्लेषण करें, बताओ। अभी राहुल गांधी जी ने जो नैरेटिव चालू कर दिया हम्म। कि साहब जयशंकर यानी जे ने भारत के साथ धोखा कर दिया, जे ने पाकिस्तान को पहले से बता दिया, और उसकी वजह से मसूद अजहर बच गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो कल वहाँ वो पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसके सामने वैसे अब सारी बात स्पष्ट हो ही गई कि वो जब हमने 30 मिनट का ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी साहब थी। ये तो आप कह रहे हैं ना, और राहुल गांधी थोड़ी कह रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी के कहे पे हम यकीन थोड़ी करते हैं सर, कहता है राहुल गांधी, उसकी कौन सुन रहा है। हम तो जो हमारे देश कहेगा, हमारी जो सेनाएं कहेंगी, हम तो उस पर भरोसा करेंगे ना। उन्होंने फोटोग्राफ भी कल जारी करा कंट्रोल रूम का,
कि वो जो 20 मिनट का जो घटनाक्रम चल रहा था रात का, उसका फोटोग्राफ कल जारी किया गया है, जो सेना के अधिकारी देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वो तो उसके कहने से क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने सर एक एक चीज कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, भाजपा वाले भी नहीं उठा रहे। राहुल गांधी वहां पुंछ में तो गया, मुर्शिदाबाद तो नहीं गया ये। वहां पुंछ में क्यों जा रहा है ये कि साहब वहां घर उनके टूटे हुए हैं, 4-6 घंटे में घूम के आ जा रहा है। पुंछ में हिंदू नहीं मरे ना, हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, तो केवल एक ये हिंदू मुद्दा कोई मरा है, उठाता बाकी नहीं है। मरने वाले या तो मुसलमान है या सिख है। हाँ, तो वहां वो मार दिया था हरगोविंद दास और उसका लड़का, दोनों को कुल्हाड़ी से काट दिया इतने बुरे तरीके से, इतना भयंकर क्राइम हुआ। उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई हाई कोर्ट वाली, वो तो ये कह रही कि जब तक वो मर नहीं गया वहां से हिले नहीं हुए कि ये मर गया कि नहीं, ये श्योर कर लो। तब गए वो टीएमसी वाले वहां पे, और वो टीएमसी का चेयरमैन है वहां का, नगर पालिका का, धुलियान कौन सी नगर पालिका का, वो करवा रहा था अपने सामने खड़ा होकर सारा कुछ। ये हाई कोर्ट की कमेटी कह रही है, वहां नहीं जाता राहुल गांधी। इन चीजों को जोर शोर से उठाते नहीं ना भाजपा वाले, आईटी सेल वाले, हल्ला नहीं मचाते ना इस पे। देखिए, हल्ला मचाओ भी तो क्या, अब ऐसा है कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कुछ भी कहने सुनने का कोई असर नहीं होता, और उसका प्रमाण अभी अभी आपने बता ही दिया कि तमाम सारी बातें होने के बाद भी गौरव गोगोई को वो अध्यक्ष बना देते हैं असम कांग्रेस का, और असम कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद ये पक्का हो जाता है कि साहब वो केवल और केवल मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अलावा और किसी वोट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सर पिछले इसका चुनाव में भी अर्थ ये हुआ था ये हुआ तो। कि असम में हिमंत बिश्व शर्मा जो है इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। हाँ, और ये कहानी पिछली बार हुई थी, आप भूल गए क्या? पिछले वाले जो विधानसभा चुनाव थे असम के, उसमें जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से इन्होंने समझौता किया था, सुष्मिता देव थी इस समय युवा मोर्चे की इनकी अध्यक्ष, जो टीएमसी में राज्यसभा सांसद बन गई। उसने खुलेआम विद्रोह किया था, उसने ये कहा था कि राहुल जी, हमें मुसलमानों की पार्टी के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है, मुसलमान हमें ही वोट देने वाला है। इससे आप जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से समझौता कर रहे हो, इससे जो हिंदू हमें वोट देने वाला था वो भी दक जाएगा। और यही हुआ वहां पिछली बार। ये गौरव गोगोई के कहने पे इन्होंने बदरुद्दीन अजमल से कराया, और उसके 16 एमएलए बन गए बदरुद्दीन अजमल के, जो आज तक नहीं बने कभी। तो ये काम होगा, और ये सही कह रहे हैं आपके, हेमंत बिस्वा शर्मा का जो काम है वो और आसान कर रहा है ऐसा करके। गौरव गोगोई को मुझे नेता भी ये नहीं लग रहा मानते है कि लोग। हेमंत बिश्व शर्मा का काम और भी आसान हो जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल उल्टा कर दिया इन्होंने। अगर आप देखें असम की जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, तरुण गोगोई लगातार 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, और तरुण गोगोई की जो सारी पॉलिटिक्स थी वो एंटी इन्फिल्ट्रेटर थी। पूरी पॉलिटिक्स उनकी एंटी इन्फिल्ट्रेटर थी। हेमंत बिश्व शर्मा तरुण गोगोई के साथ थे, उनके निकट थे, मंत्री थे। उसके बाद जब राहुल गांधी के हाथ में जाती है सत्ता कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर राहुल गांधी जो है वो अपनी दूसरी इंजीनियरिंग शुरू कर देते हैं, और वो फिर कहते हैं कि हम एयूडीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसका विरोध करते हैं हेमंत बिश्व शर्मा। तरुण गोगोई तो चूंकि वृद्ध भी हो चुके थे और उनकी इतनी हिम्मत या कुव्वत नहीं थी, तो उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने उसका खुल के विरोध किया, और उसी कारण से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। हाँ, सही बात। तो आप मुझे ये बताइए कि यदि आप किसी के एक पॉलिटिक्स कर रहे हो, उस पॉलिटिक्स से आपको लगातार गेन हो रहा है, 15 वर्ष से आप वहाँ सत्ता में हो, अचानक उसको छोड़ के और आप दूसरे रास्ते चले जाओगे क्या? हाँ, सही बात है, बिल्कुल। दूसरा रास्ता भी आप तब देखते हो जब मान लो एक जो रास्ते पे चल रहे हो, जिस रास्ते से आपको सफलता मिल रही है, उसमें आपको सफलता ना मिले, आप चुनाव हार जाओ, तब तो बात समझ में आती है। हाँ, आप जीतते जा रहे हो लगातार। आप 15 साल से सत्ता में हो और अचानक वो छोड़ के और आप दूसरे रास्ते, क्योंकि राहुल गांधी को मुसलमान चाहिए। राहुल गांधी जो है उनमें शायद पता नहीं क्या कोई विशेष रक्त है या क्या है, वो कुछ इनकी एफिनिटी कुछ मुसलमानों से बहुत अधिक हो ही गई है। अब आप ये देखें, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने यही चला रखा है। उत्तर प्रदेश में चर्चा ये है कि वहां भी मुसलमान अध्यक्ष होगा। बिहार में भी अध्यक्ष जो है वो मुसलमान बनाने के चक्कर में है। ये मैं जो है कह रहा हूँ कि आरजेडी अपना और नाम ये समाजवादी राहुल पार्टी खान को ना रख खाने ले के कहीं। चक्कर में। हाँ, कि सपा और इन्हें आरजेडी को भी खत्म करो। और जब से सरकार ने इनकी जातीय जनगणना वाली बात
मान ली है, या हालांकि वो तो कह रहे नहीं नहीं हमारा अपना अलग से था, लेकिन उसके बाद से तो उनके हौसले और भी बढ़ गए थे। थोड़ी परेशानी जो है वो इस ऑपरेशन सिंदूर से हो गई, वरना तो राहुल गांधी अलग ही रास्ते पे चल रहे थे। हाँ, ये जो है टेम्पो जो बन रहा था वो बिगड़ गया एकदम से। ये बिल्कुल लोगों का ध्यान दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। वरना वो तो यही कहते हैं कि सही सही मायनों में कि भाई हमारी मानी। वो तो वहाँ बिहार में जाके तो कहा था कि मानना पड़ेगा उसे, मोदी को, मेरा कहा। वो तो आज भी इस इल्यूजन में है कि सरकार मेरे कहने से चल रही है, मोदी मेरे से डरता है। ये कह ये दिखाने की कोशिश करता है, उसे वो केवल कांपने लगा, मोदी को। मोदी कांपने हाँ। लगा। मैंने मोदी से कहा तो मोदी कांपने लगा। यार हाँ, यूं पूरी कंधे दुनिया झुक कांप गए। रही है, और ट्रम्प जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा मोदी को कैसे हैंडल करे, लेकिन राहुल गांधी हैंडल कर लेते, खपा देते मोदी को। हाँ, राहुल गांधी है। गजब ही है, मतलब वह कुछ भी हो जाए, इतनी बुरी तरह से इसको। आप ये देखिए कितना ह्यूमिलिएशन हुआ कि इसके रिकमेंडेड किए हुए नामों को तो लिया नहीं, और ऐसे लोगों को ले लिया जिनको ये बिल्कुल चाहता नहीं था कि वो जाए, और इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको मना कर दे राइटिंग में कि तुम मत जाओ। वैसे मुझे 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 जो लग रहा है ना, आपने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान को अध्यक्ष बनाएगा, कहीं इमरान मसूद को ना बना दे। हाँ हाँ, उसी की बात चल रही है, उसी की बात चल हम्म रही है। क्योंकि इमरान वही मसूद सबसे आजकल आगे। इमरान मसूद ये कहता हुआ घूम रहा है कि सपा की क्या हैसियत है हमारे सामने, और वो इतनी सीट हमारे लिए छोड़े हैं, हम इतनी सीट पे लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उसके बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं लग रहा है कहीं इमरान मसूद को ना बना दे, क्योंकि कट्टर फेस चाहिए इसे। सलमान खुर्शीद जैसे सोफिस्टिकेटेड नहीं चलेंगे। जब से दिल्ली में ये सफल हुए हैं, कि दिल्ली में उसको सफलता मानते हैं कि इन्होंने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया, उसके बाद से ये अपना किसी ने खाता समझा नहीं दिया खुला, उसे इनको। हरवा दिया इन्होंने। लगातार तीसरी बार, हाँ जी, ये तो बल्कि इतिहास है। लगातार 6 बार हो गया, 3 बार लोकसभा, हाँ 3 बार विधानसभा। हाँ, ये तो सब यूपी से भी खराब हालत होगी। यूपी में एक आध सीट तो मिल ही जाती है, आराधना मिश्रा वगैरह की। वहां वो भी नहीं मिल रही। यूपी में पिछली बार 2 सीटें जीते थे साहब। हाँ, 6 सांसद हो गए। 6 सांसद तो खैर वो तो वो तुक्का अलग ही किस्म का था। नहीं सकता। दिल्ली में नहीं चला ना सर वो तुक्का। देखो ना, वहां भी तो सीटें शेयरिंग की थी, वहां तो नहीं चला था लोकसभा चुनाव में। हाँ, दिल्ली में नहीं चला, महाराष्ट्र में बुरी पिटाई हो गई। हम्म। यार बिहार में क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस वालों का क्या रहेगा? ये रहेंगे नहीं कुछ नहीं रहेगा तेजस्वी के साथ? बिहार में। देखो जी, बिहार तो अंकगणित से चलता है, वो अंकगणित पहले से ही एनडीए के फेवर में है। वो जो जातीय अंकगणित है वो तो वैसे ही इनके फेवर में है, तो ये क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा सीटें देंगे कांग्रेस को उतनी बुरी हार होगी। पिछली बार जो हुआ हाँ, था, पिछली बार जो समस्या आई थी, वो पिछली बार जो बीजेपी ने गेम खेला था चिराग पासवान को लड़वा के, अलग अलग। हाँ। अलग से लड़वा के, उसके कारण ये स्थिति आई थी। वरना तो अगर चिराग पासवान साथ में लड़ता है और इनकी ये पूरा ये जो जातीय समीकरण जो है इनका ये ऐसे रहता है, ये तो आराम से 150 से ऊपर तो जीतेंगे ही जीतेंगे, ज्यादा और भी ज्यादा जीत सकते। हम्म, तो बिहार सही। चुनाव में मुझे कोई किसी तरह की और समस्या इनको बिल्कुल नहीं दिखी। हम्म। मैं तो बल्कि और ज्यादा देखता हूँ कि साहब की ये तो इसके साथ साथ इनको ज्यादा समस्या कहीं यहाँ नहीं आ जाए जो दूसरी जगह है। तमिलनाडु में भी अब मामला जो है वो बराबरी का हो गया है। हाँ, ये एआईएडीएमके के साथ इनकी सेटिंग ठीक से हुई तो कुछ ना कुछ समीकरण बनेंगे। तमिलनाडु में भी बराबरी का मामला हो गया है। असम में इन्होंने अपनी ऐसी तैसी करवा ही ली है। एयूडीएफ के साथ चुनाव ये नहीं लड़ेंगे इस बार। एयूडीएफ को मुसलमान ये मुसलमान वैसे ही बटेगा खूब।
तो AUDF को इनको लगता है कि साहब की पिछली बार हमने AUDF को बुरी तरह से हराया है, तो इसलिए हम अलग से लड़ेंगे। ये भूल गए हैं कि AUDF को हराया जरूर है, 10 लाख से ऊपर से ज्यादा वोट से हराया जरूर है, लेकिन जो हारा है उसके 10 लाख वोट आए थे। वो तो सीट ही अजीबोगरीब है, उसका क्या कहना। वो सीट ही अजीबोगरीब है। वो तो हेमंत विश्व शर्मा ने स्पेशली बनवाई है इस तरह से। तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स राहुल गांधी ही समझते हैं। हम सब लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी के भी और के किसी के कमेंट करने से राहुल गांधी कोई अंतर नहीं करता, कोई अंतर नहीं करता। वो बिल्कुल सुनते भी स्पष्ट नहीं है। है। वो जिस प्रकार से वो अपने हमारे सत्यनारायण गंगाराम जी बढ़ई को साथ में लेके चल रहे हैं लगातार, उसी से स्पष्ट है। हाँ, अब बताओ, हमारे ये इनके सलमान खुर्शीद साहब इतना बढ़िया बोले अभी मीडिया वालों से बात करते हुए जाते हुए। हाँ वो बिल्कुल। उससे भी अलग वो लाइन अपनी पकड़ के रखता है। वो सुनता ही नहीं, वो देखता ही नहीं उसकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। जो लोग फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं इतने लंबे समय तक, इतना एक्सपीरियंस है, उनकी नहीं सुनता तो फिर किसकी सुनेगा वो। मुझे तो लगता है अपनी मम्मी की भी नहीं सुनता है राहुल। नहीं, मम्मी देखिए, ये जो कॉन्फ्रंटेशन वाली जो पॉलिटिक्स है, शुरुआत तो मम्मी ने ही की थी। आप खाली इसी को नहीं ब्लेम कर सकते, शुरुआत तो इसकी मम्मी ने की थी, हर चीज में विरोध करना। आप ये देखिए कि कांग्रेस ने कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया है आज तक कभी। कारगिल में लगातार सरकार का विरोध किया था सोनिया गांधी ने। पोटा के ऊपर विरोध किया था, ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा था। बाटला सरकार को एनकाउंटर। बाटला एनकाउंटर की याद कर लीजिए। तो ये कार्यक्रम जो है, ये तो जो विदेशी रक्त है उससे आरंभ हुआ है, और उसी विदेशी रक्त का कर्ज हमारे राहुल गांधी जी जो है वो भी चुका रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो आपको एक विषय सहानुभूति और है है। उनसे? आपको सहानुभूति है उनसे? किससे? राहुल गांधी से? विदेशी रक्त का कर्ज चुका रहे हैं। आप तो मोदी जी की तरह फिल्मी डायलॉग मार रहे हो। मैं तो चाणक्य का डायलॉग मार रहा हूँ कि भैया विदेशी रक्त की संतान जो है वो कभी भी जो है हाँ। देश के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकती। वो बिल्कुल सही चाणक्य दिखा रहा की है, बात। प्रूव कर रहा है ये चाणक्य बिल्कुल सही कहता था। सुना ये डॉक्टर हमारे, वो क्या नाम, डॉक्टर कह दिया मैंने, वो जस्टिस यशवंत वर्मा जी का इम्पीचमेंट होने जा रहा है। हाँ सर, वो तो उसमें मैं कुछ टेक्निकल चीजें देख रहा था, उसमें तो कुछ बचता नहीं, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी दे दी, राष्ट्रपति को लिख दिया, उसे फॉरवर्ड कर दिया है जो रिपोर्ट आई है 4 तारीख में, 3 कमेटी की। और उसमें तो जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें कंफर्म हो गया कि नोट जले हुए नहीं मिले, वैसे भी नोट मिले, बंडल भी मिले वहां से बिना जले हुए। और पुष्टि भी हुई है उसमें। कल वो एक सरदार जी हैं कोई, उन्होंने एक आरटीआई लगाई हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, इसे तो हम आरटीआई में दे नहीं सकते आपको डिटेल को। तो टेक्निकली जो मैंने देखा है, वो कौन सा क्लॉज है 128, उसमें तो क्या 218 है क्या है, कि वो महाभियोग ही चलेगा उसमें। जबकि वो इस्तीफा दे दे तो बात अलग है, लेकिन अगर इस्तीफा नहीं देता तो ये करना पड़ेगा। लेकिन ये तो मामला उल्टा हो रहा है सर यहाँ। सुप्रीम कोर्ट तो जो है सरकार को खींच रही थी हर चीज में, उनको पेले जा रहे थे वो सरकार को कि तुमने ये गलत करा, ये गलत करा, फलाना 370 पे ये करेंगे, 3 तलाक में ये हुआ, फलाने में ये हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट का अपने लोगों पे काबू नहीं रहा। अब कह रही है कि सरकार आप देखो, जब मुसीबत आई तो सरकार के पल्ले मड़ दिया उसको। लेकिन FIR तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलाउ करनी थी, FIR भी अलाउ नहीं की। बताओ, जगदीप धनखड़ और चिल्ला रहे हैं पहले दिन से ही, वो उसी पॉइंट पे पकड़ के बैठे हुए, कहने लगे यार चलो तुम कुछ भी करो, FIR जो क्रिमिनल केस बन रहा है वो तो कराओ ना इसके खिलाफ, क्रिमिनल केस क्यों नहीं उसमें चल रहे तेरे। और तो और कोई आपका जो लोअर जुडिशरी का कोई स्पेशल जज है, उसके विरुद्ध FIR की परमिशन मांगी तो उसका ट्रांसफर कर दिया, रीडर के हाँ। खिलाफ FIR हो गई, उसके खिलाफ नहीं होने दी। बताइए साहब। भाई तो जुडिशरी को भी सोचना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी इमेज ही है, और इमेज की ऐसी तैसी कर डालेंगे तो फिर किसी भी सरकार को, जुडिशरी को अपने कब्जे में लेने में क्या देरी लगेगी। जी सही बात है।
ये तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। वो इसके लिए प्रक्रिया पता नहीं क्या होती है कि पार्लियामेंट में कुछ लाना पड़ेगा। पार्लियामेंट बाहर में वो जो है रेजोल्यूशन आता है इम्पीचमेंट का, वो हम्म, दोनों हाउसेज में अलग अलग आता है और दोनों हाउसेज में उसको 2/3 अलग अलग पास करना पड़ता है, 2/3 मेजोरिटी से। इस मामले में भी हो जाएगा नहीं, या इसमें भी विपक्ष और सत्ता कुछ झगड़ा होगा? क्योंकि इसमें लगता तो नहीं ऐसा मुझे कोई इसमें, मामला है नहीं। हाँ, इसमें तो होना नहीं चाहिए कुछ लगता भी। नहीं मुझे इसमें होना क्योंकि नहीं वो चाहिए। विवेक तनखा जो है उन्होंने तो हाँ, विवेक जगदीप तनखा धनखड़ इसको से, लीड कर रहे हैं, विवेक तनखा इनको हाँ, लीड कर। और वो तो खुद इसके जानकार हैं, वकील हैं। उन्होंने तो ये कहा भी कि साहब हमें वो रिपोर्ट सार्वजनिक करो, वो चिट्ठी जो प्रधानमंत्री को लिखी गई है, आप बताओ हमें क्या लिखा गया है उसमें। और संसद को, जब संसद के कार्य क्षेत्र में आ गई है वो, तो फिर तो उन्हें जानने का राइट है। क्या है इसमें बताओ भाई। ज़्यादा से ज़्यादा साहब के वो उत्तर प्रदेश के नाम पे हमारे समाजवादी सांसद जो है उनके फेवर में खड़े हो जाए तो पता नहीं। समाजवादी सांसद वाले तो उसमें बड़ी मुश्किल में फंसे थे सर, डेलीगेशन में। ये सुनने में आया था यहाँ के इन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं कि भाई हमारे वालों को मत भेजो डेलीगेशन में। वो फिर आखिर में जो है वो राजीव राय को भेजा है। बाकी तो ये राम गोपाल वगैरह कोई सा भी नहीं गया इनके यहाँ से। तो उसमें डेलीगेशन में तो ये एक सब समय तो मान ये रहे था कि हैं, ये सब मान रहे हैं कि भारत के अंदर एक पाकिस्तान है और ये सब उस पाकिस्तान के भक्त हैं। जी बिल्कुल, ये उस थॉट को पोषित करने वाले लोग हैं। थॉट को पोषित करने वाले हैं और इसलिए इनका भविष्य जो है वो अंधकार में है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। आइए चर्चा को विराम देते हैं यहीं पर। जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।